नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। चरागाह क्या होती है, चरागाह भूमि और भूमि विकास समिति आने से क्या काम करती है। अक्सर कर चारागाह को कब्जाने का जो मैटर है वो सबसे ज़्यादा देश के अंदर यानी कि राजस्थान एक प्रदेश है, उसके अंदर अगर देखा जाए तो लोगों ने वहाँ पर चारागाह की भूमि पर सबसे ज़्यादा कब्जा कर रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि चारागाह असल में क्या भूमि होती है। क्या आप लोग चारागाह की भूमि पर मकान बना सकते हैं और चारागाह की भूमि किस काम में लाई जा सकती है। वीडियो को विस्तार से देखिए। अगर आप जल्दी में हैं तो बाद में देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो को अगर आप स्किप करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैंने बहुत सी वीडियो के अंदर बता रखा है चारागाह की भूमि कैसी भूमि होती है, और यहाँ मैं आपको बता दूं कि चारागाह की भूमि एक सार्वजनिक उपयोग की भूमि होती है और चारागाह की भूमि पर क्या आप मकान बना सकते हैं। अगर आपने चारागाह की भूमि पर मकान बना लिया है तो आपके खिलाफ किस प्रकार से कार्रवाई होगी भी या नहीं होगी। मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसी ही वीडियो अपने इस YouTube चैनल पर यानी कि आपकी जानकारी के मुताबिक लाता रहता हूं, और जहां पर मुझे अच्छा लगता है कि लोगों को इस बात की जानने की ज़रूरत है। लोग मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करते रहते हैं और आपसे भी गुजारिश है कि अगर आपकी कोई बात समझ में ना आए और आपको कुछ जानकारी करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप अपना सवाल लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानकारी करते हैं कि चारागाह की भूमि आखिर क्या होती है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें देखने से। चारागाह क्या होती है और चारागाह की भूमि विकास समिति आ जाने से क्या काम करती है। यानी कि राज्य सरकार राजस्थान ने चारागाह की भूमि पर एक समिति भी गठित की है, और उस समिति का क्या कार्य है, क्योंकि मैंने हर एक वीडियो में बताया है कि भूमि को लेकर सभी प्रदेशों का कानून एक होता है, लेकिन कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत बदलाव होते हैं। अन्यथा पूरे भारत के अंदर अगर देखा जाए तो नियम एक ही प्रकार से होते हैं। हर एक राज्य के अंदर भूमि को लेकर यानी कि रेवेन्यू बोर्ड कुछ ना कुछ थोड़े बहुत बदलाव करता रहता है। लेकिन अगर आप उत्तराखंड की देखेंगे तो और हिमाचल की देखेंगे तो वो सेम सी मिलती है, और फिर उत्तर प्रदेश की देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का पूरा जो रेवेन्यू का कानून है वो उत्तराखंड के अंदर चलता है। लेकिन उत्तराखंड के पास अभी अपना कानून नहीं है और उत्तराखंड भी इसी प्रकार के कानून को गठित करने जा रहा है, जिसकी समिति भी बना दी गई है। कहने का मतलब यही है कि ऐसी भूमि जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि होती है, क्या उन भूमियों को यानी कब्जा कर उनके ऊपर मकान बनाया जा सकता है। सामलात की भूमि कम होने से पशुधन कम हो रहे हैं, यानी कि अगर चारागाह की जो भूमि है, इस प्रकार की जो भूमि है, उन पर लगातार कब्जे होते जा रहे हैं। और मैं सारा दोष यहाँ पर प्रशासन को देता हूँ, क्योंकि अगर इस प्रकार की भूमि को लोग कब्जाते रहे तो यानी कि बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि जो पशु हैं उनके लिए भी जगह का रखरखाव की बहुत ज़रूरत होती है। घास और चारे के संकट से लगातार बढ़ता जा रहा है ऐसा मामला, जैसे ही चारागाह की भूमि पर लोग कब्जा करते जा रहे हैं। लेकिन चारों तरफ से फैले इस संकट के यानी उदाहरण ऐसे भी हैं जहां से उम्मीद की रोशनी यानी दिखाई भी पड़ती है, और राजस्थान के कई गांव में सामलात भूमि को विकसित करने के लिए यानी कि चारागाह विकास समिति बना रही है। ये समिति अपने गांव के चारा यानी कि चारा के प्रबंधन की सुरक्षा के लिए उसे विकसित करने की भूमिका निभा भी रही है। हमारे देश में चारागाह लगातार सिमटते जा रहे हैं और अपने ही चारागाह यानी कि सामलात की जो भूमि है उन्हीं गाँव में लोगों ने कब्जा कर लिया है, और सामलात की जो भूमि पर दर्शकों से यानी हो रहे कब्जे के यानी नतीजे अब देखने को मिल रहे हैं। और सामलात की जो भूमि कम होने से पशुधन कम हो रहे हैं, यानी कि घास और चारे का संकट भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन चारों तरफ फैले इस संकट से कुछ उदाहरण के तौर पर जैसे उम्मीद की रोशनी जगी है। हर राज्य सरकार यानी राजस्थान ने इसके ऊपर एक राजस्थान में कई गाँव में एक सामलात की भूमि को विकसित करने के लिए यानी चारागाह की एक विकास समिति बना रखी है। इस समिति का चारागाह का जो प्रबंध है यानी कि सुरक्षा के लिए और उसके विकास के लिए अपनी भूमिका निभाता है। और क्या है ये चारागाह समिति, क्योंकि इसी प्रकार की अगर समिति सभी राज्यों के अंदर बना दी जाए तो मैं मानता हूं कि चारागाह की भूमि को बचाया जा सकता है। अब ये समिति आखिर करती क्या है, मैंने अपनी वीडियो में बताया है कि मैं बड़ी वीडियो बनाता हूं और इसीलिए बनाता हूं ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 और आपको बता दूं कि नियम 170 यानी कि अंतर्गत चारागाह की भूमि संचालन के और उसके विकास यानी कि गांव के स्तर पर एक चारागाह विकास समिति बनाने की व्यवस्था की गई है, और इसे
कार्यकारिणी यानी कि 5 सदस्य होते हैं और जिस समिति का मुख्य यानी कि वार्ड जो पंच यानी होता है, और जबकि अन्य सदस्यों को ग्राम सभा ही चुनती है। ग्राम पंचायत की जो गांव के स्तर पर चरागाह की जो भूमि विकास समिति यानी गठन करने के अधिकार होता है, और गांव की समिति में महिला का प्रतिनिधित्व देने के लिए कम से कम 2 महिलाओं का अनिवार्य होता है होना। यानी कि इस प्रकार के अगर गठित समिति आप बनाएंगे या राज्य सरकार बनाती है तो इस प्रकार की गठित समिति से ऐसी चरागाहों की भूमि को बचाया जा सकता है। अब इस समिति की आखिर जिम्मेवारी क्या होती है, बाद में मैं आपको बताऊंगा कि क्या इस प्रकार की भूमि के ऊपर आप मकान बना सकते हैं, क्योंकि पहले चरागाह की भूमि को समझ लेना जरूरी होता है कि किस प्रकार की ये भूमि होती है, चारागाह भूमि। अब यह समिति क्या काम करती है और इसकी जिम्मेवारी राजस्थान राज्य सरकार के अंदर जैसे कि ये गठित समिति होती है, इसकी जिम्मेदारी क्या होती है। चारागाह भूमि विकास समिति मुख्य रूप से गांव के जो चारागाह के संरक्षण और विकास का काम करती है। यह समिति यानी कि चारागाह और प्रबंधक संबंध के नियम बनाती है और ज़रूरी जो प्रतिबंध भी लगा सकती है, यानी कि साथ ही यह समिति चारागाह भूमि के विकास और मैनेजमेंट के लिए योजनाएं बनाती है और इसे ग्राम पंचायत की वार्षिक कार्य योजनाओं में शामिल भी किया जाता है इस भूमि का जिम्मेदारी के अनुसार। और इसके अलावा समिति चारागाह की भूमि के विकास के लिए मनरेगा जारी जैसे कि पैसे का उपयोग करती है और साथ ही ग्राम पंचायत की रक्षा और विकास के लिए आसपास के लोगों को यानी कि इस प्रकार के प्रचार की समिति की जिम्मेदारी भी होती है। यानी कि जो समिति गांव के अंदर होती है इसी प्रकार की ये समिति बनाई जाती है। पंचायती राज अधिनियम में चारागाह के प्रबंधन का विकास। पंचायती राज अधिनियम यानी कि 169 से 172 में यानी कि ग्राम के अंदर जो चारागाह प्रबंधन यानी कि विकास, चराई और जल स्रोतों संरक्षण के बारे में जो विस्तार से बताया गया। इससे चारागाह के रख रखाव में पंचायत की भूमि और इससे होने वाले यानी आय को बढ़ाने के लिए चारागाह का उपयुक्त यानी किस्म की जो झाड़ियाँ, घास, पेड़ पौधे लगाने के बात और नियमों को स्पष्ट की गई। साथ ही पंचायत को यानी कि चारागाह पर यानी कि अतिक्रमण हटाने और पशुओं की चराई और उनके शुल्क लगाने के अधिकार को भी प्राप्त करती है। अगर बात करते हैं आपने चारागाह की भूमि पर मकान बना रखा है और मकान 30 साल पुराना है, अब यहाँ बात आती है लिमिटेशन एक्ट 1963 भी इसी बात को कहता है एडवाइज पोजीशन के अगर आपका सरकारी ज़मीन पर 30 वर्ष से ज़्यादा का कब्जा है तो आपको उस भूमि के ऊपर मालिकाना हक दे दिया जाएगा। अब बात राजस्थान की कर लेते हैं और ये बात पूरे भारत के सभी राज्यों पर भी लागू होती है क्योंकि लिमिटेशन एक्ट पूरे भारत के राज्यों पर लागू होता है। चारागाह पर बना मकान शुभ नहीं माना जाता, वैसे तो आपको मैं बता दूं। हालांकि राजस्थान सरकार ने दिसंबर 2021 में चारागाह की ज़मीन पर कम से कम 35 साल से बनाकर रहे मकान, जिन लोगों ने मकान बनाकर रहने वाले लोगों को पट्टे देने की नीति मंजूरी कर ली है और इस बात की भी मंजूरी दे दी है कि वास्तव में इन लोगों का इस भूमि के ऊपर 30 से 35 साल का कब्जा है। और इस नीति के तहत जिला प्रशासन कब्जाधारियों को उतनी ही ज़मीन देगा जितनी ज़मीन का यानी कि नियमितीकरण किया जाएगा। और नियमितीकरण करने वाले लोगों को राशन कार्ड, मतदाता सूची, बिजली, पानी, टेलीफोन का बिल देना होगा। वही लिमिटेशन एक्ट के अंदर भी मांगा जाता है कि आप इस बात को बताएं कि आप इस भूमि पर कितने वर्षों से निवास कर रहे हैं, जिसमें यह साबित हो सके कि 1 जनवरी सन 1986 से पहले वहां पर आप लोग रह रहे हैं। कानून के मुताबिक जमीन को कृषि से आवास या आवासीय से इस्तेमाल बदलने के बिना उस पर घर का कोई दूसरा यानी संरचना नहीं बनाई जा सकती। अगर आपके पास खेती की भूमि है तो आप उसकी 143 कराएंगे, उस कृषि भूमि को आबादी की भूमि में कन्वर्ट करेंगे। और उपजाऊ ज़मीन पूरी तरह से यानी खेती के लिए आरक्षित होती है, इसीलिए बिना मंजूरी के उस पर निर्माण करना कानून के खिलाफ है। महाराष्ट्र में यानी कि कृषि ज़मीन पर कोई भी अस्थायी संरचना तब तक नहीं बनाई जा सकती जब तक कि ज़मीन का इस्तेमाल ना बदला जाए। और ग्रीन जोन या फिर ग्रीन बेल्ट किसी भी तरह का निर्माण गतिविधियों की अनुमति नहीं देता है। और ये अधिकतर उत्तराखंड के अंदर भी है और राज्यों के अंदर भी है, लेकिन सख्ताई से काम नहीं किया जाता है क्योंकि अगर आप खेत के अंदर रह रहे हैं, अपनी ज़मीन के अंदर रह रहे हैं जहाँ पर जो भूमि उपजाऊ भूमि होती है तो उस पर ही मकान बना लेते हैं और बाद में आपको 143 कराने की आवश्यकता भी नहीं होती है।
क्योंकि लेखपाल आता है वो खुद ही दर्ज कर देता है। चरागाह की भूमि का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता, न्यायालय इस बात को भी कहता है। आइए जानते हैं आखिर ये मैटर क्या था कि चरागाह की भूमि का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसी प्रकार का एक मैटर गया था, उसे भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता देता हूं। उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि चारागाह की भूमि का उपयोग केवल उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है जिनके लिए अनुमति है। और आपको बता दूं कि गांव की गोचर भूमि 72 व्यक्तियों ने अतिक्रमण कर लिया था। ये किसी मैटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था मामला, और उनमें केवल 3 ही वैकल्पिक आवास के हकदार थे। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि गोचर की भूमि उपयोग के संबंध में कहा गया है कि सरकार यानी उक्त परिसर में आंगनबाड़ी स्कूल चला रही है, जबकि यह एक सरकारी समिति डेयरी चला रही है और वहाँ पर एक मंदिर भी है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने 6 सितंबर को अपने आदेश में कहा है कि यह बार बार कहा गया है कि गोचर की भूमि पर उपयोग सिर्फ उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है जिनके लिए अनुमति दी गई है। यदि कोई उपयोगी दी गई अनुमति के विपरीत है, चाहे वह राज्य सरकार के द्वारा किया गया हो या फिर किसी तीसरे पक्ष के द्वारा किया, या वही नहीं चल सकता है। यानी द्वारा अगर राज्य सरकार भी गोचर की भूमि के ऊपर इस प्रकार का अतिक्रमण कर और उसके ऊपर इस प्रकार का कार्य नहीं करती है जिस प्रकार की चारागाह की भूमि पर अनुमति है, तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इस प्रकार की अनुमति तो राज्य सरकार को भी नहीं है। और सर्वोच्च अदालत की एक याचिका पर सुनवाई कर रही है, यानी उससे गुजरात उच्च न्यायालय के 19 अप्रैल 2019 के आदेश को चुनौती दी थी, और गुजरात उच्च न्यायालय ने जन याचिका में यानी दायर कर महेश राणा जिले के एक गांव की गोचर की भूमि पर, गोचर की भूमि उसे ही कहा जाता है जो चरागाह की भूमि होती है, भूमि से अतिक्रमण को हटाने का यानी अनुरोध किया था। और उच्चतम न्यायालय ने आदेश को खारिज करते हुए यानी उच्चतम न्यायालय ने 3 माह के भीतर उचित कार्रवाई करने के लिए भूमि को मूल उपयोग अनुरूप बनाने के निर्देश दिए थे, और उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार से उसके बाद 2 सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा था। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने भी राजस्थान के अलावा किसी राज्य के अंदर आपने भी चरागाह की भूमि के ऊपर मकान बना रखा है तो आपके ऊपर कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि चरागाह की भूमि एक स्वानिक उपयोग की भूमि होती है और आप इसके ऊपर मकान नहीं बना सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। आपका भी कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे लिखें, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद।